स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो जैसे कि हम लोगों ने DBMS का एक पहला पार्ट देख लिया है, आज उसी का दूसरा पार्ट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दूसरे पार्ट को। आई होप आप लोगों ने पहला पार्ट देख लिया होगा, अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज हमारे प्लेलिस्ट में जाके फिर से देख लें। तो पहला क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ DDL। DDL का फुल फॉर्म क्या है? DDL क्या है? हमारे एक एसक्यूएल कमांड है। DDL हमारे 4 एसक्यूएल कमांड होते हैं, DDL, DML, DCL, TCL। तो यहाँ DDL का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ए डायनामिक डेटा लैंग्वेज, बी डिटेल्ड डेटा लैंग्वेज, सी डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डी डेटा डिराइव लैंग्वेज। तो इसका आंसर है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। हमारे DDL कमांड कौन कौन से होते हैं? वो होता है हमारा क्रिएट, एल्टर, ड्रॉप और टर्मिनेट। ये 4 हमारे DDL कमांड होते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जो SQL के 4 कमांड होते हैं, एक हो गया DDL जिसका फुल फॉर्म है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, एक होता है हमारा DML जिसका फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें भी 4 कमांड आते हैं, एक सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। देखिए डेटा मैनिपुलेशन नाम से ही पता चलता है किसी को मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेशन करना। तो सेलेक्ट करके हम किसी चीज को चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम क्या पढ़ें? DDL जो कि डिफाइन किया, फिर DML जो कि डेटा मैनिपुलेशन है, जो मैनिपुलेट किया। तीसरा है हमारा DCL जिसका फुल फॉर्म है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जो दो कमांड है, एक ग्रांट एक रिवॉक। एक आखिरी हमारा TCL जिसको हम ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कहते हैं, वो है कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। DDL, DML, DCL और TCL से एक क्वेश्चन आता ही है हमारे स्टेट एग्जाम में, या कोई भी छोटे मोटे एग्जाम में एक क्वेश्चन आना ही है। तो इसे ध्यान रखिएगा। दोबारा बता दे रही हूँ, DDL डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज कौन कौन से हैं? क्रिएट, एल्टर, ड्रॉप, टर्मिनेट। DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कौन कौन से हैं? सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तीसरा DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जो कि कौन कौन से हैं? ग्रांट और रिवोक। TCL ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कौन कौन से हैं? कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। आई होप आप लोगों को याद हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं, जो DML इज प्रोवाइडेड फॉर। DML हमें क्यों मिला है? डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस, एडिशनल ऑफ ए न्यू स्ट्रक्चर इन अ डेटाबेस सिस्टम, मैनिपुलेशन एंड प्रोसेस ऑफ डेटाबेस और डेटा डिफिनेशन ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस सिस्टम। तो अभी मैं इसके बारे में बताई हूँ। जो DML का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। एक कौन कौन से कमांड होते हैं इसमें? एक सेलेक्ट होता है, एक इंसर्ट होता है, एक अपडेट होता है, एक डिलीट होता है। इस हिसाब से आप ध्यान दें तो इसका आंसर होता है मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ अ डेटाबेस। तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, जो क्या क्या होते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या है? इन विच फॉर्म ऑफ अ फंक्शन देयर इज अ नो पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी। कौन सा ऐसा फॉर्म है फंक्शन का जिसमें पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं होती है? ए BCNF, 2NF, C 3NF, D 4NF। देखिए ये जो पूछा गया है ये एक नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन है, जो कि जिसका नाम आप सबको पता होगा। जो DBMS में एक नॉर्मलाइजेशन टॉपिक होती है, इसके क्वेश्चंस आते हैं, जरूर आते हैं, 100% आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में मैं आपको पूरा नॉर्मलाइजेशन बता दे रही हूँ। उसके बाद भी मैं नॉर्मलाइजेशन के कुछ क्वेश्चंस इसमें रखी हूँ, हम उसके बाद डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन क्या हुआ? एक नॉर्मल फॉर्म हुआ जो कि टेबल को, मतलब रिडंडेंसी वगैरह को कंट्रोल करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं। उसके कितने टाइप होते हैं? 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF, 6NF। बट हमारा एग्जाम का लेवल BCNF तक ही है। तो चलिए हम 1NF जानते हैं। जो 1NF क्या होता है? 1NF तो बोलेंगे हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? ER मॉडल का प्रयोग करने पर
हाँ, तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, जो ईआर मॉडल का प्रयोग करते हुए जब टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट रह जाता है, जिसके डेटा डुप्लीकेसी या रिडंडेंसी आ जाती है। तो नॉर्मल फॉर्म के द्वारा हम टेबल की रिडंडेंसी को दूर करते हैं। तो चलिए हम जान लिए जो नॉर्मल फॉर्म क्या होगा। जो हम नॉर्मल फॉर्म के थ्रू डेटा के डुप्लीकेसी और रिडंडेंसी को दूर करते हैं। तो अब हम जानते हैं जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आरडीएमएस का जो होता है, जो इसकी एक सिंगल वैल्यू होती है जिसे हम एटॉमिक वैल्यू भी कहते हैं। टेबल की एक सिंगल वैल्यू होगी। अब जहां भी हम देखेंगे टेबल की दो वैल्यू हो गई एक टेबल में एक की, तो वहां हम टेबल को डिकम्पोज कर देंगे, मतलब हम टेबल को तोड़ देंगे और एक एटॉमिक वैल्यू बनाएंगे। अब हम आएंगे इसमें, अब हम आएंगे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म हमारा क्या होता है। सबसे पहली बात, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म हमारा तब आएगा जब हमारा डेटा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो। ठीक है। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का दूसरा बात ये होता है जो उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी अब क्या होता है, जो एक प्राइम मेंबर किसी नॉन प्राइम नंबर को डिनोट करता है तो उसे हम पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं। ठीक है। एक प्राइम मेंबर जब एक नॉन प्राइम नंबर को डिनोट करेगा तो उसे हम पार्शियल डिपेंडेंसी कहेंगे। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो प्राइम नंबर क्या होता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब हम कैंडिडेट की पढ़े थे तो वही हमारा हो गया प्राइम नंबर। वो अगर दूसरे नॉन प्राइम नंबर एट्रीब्यूट पे डिपेंड करा तो वो हो गया हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। और ज्यादा दूर तक नहीं जाना है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जिसका एटॉमिक वैल्यू हो, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म जो कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो और जो कि पार्शियली डिपेंडेंट ना हो, वो हो गया हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हो, मतलब उसका एटॉमिक वैल्यू भी हो, जिसकी पार्शियल डिपेंडेंसी ना भी हो और जो कि ट्रांजे ट्रांजेटिव डिपेंडेंसी बेस्ड होता है। इसमें ट्रांजेटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और ट्रांजेटिव डिपेंडेंसी क्या होता है, रिलेशन में अगर कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करे तो उसे हम ट्रांजेटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। मतलब प्राइम एट्रीब्यूट अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करे या उस पर डिपेंड हो तो उसे हम पार्शियल डिपेंडेंसी कहेंगे। लेकिन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट अगर किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड रहे तो उसे हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी जो मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म भी कहा जाए तो ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन होता है। इसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को हम कंट्रोल करते हैं। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कब होता है, जब किसी टेबल में एक से अधिक इंडिपेंडेंट मल्टी वैल्यू और एट्रीब्यूट हो। इसमें कम से कम 3 एट्रीब्यूट का नीड होगा, जिसमें से 2 इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट और तीसरा एट्रीब्यूट पर डिपेंड रहेगा। 2 एट्रीब्यूट तीसरे एट्रीब्यूट पे जब हम डिपेंड होगा तब हो गया मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। जैसे कि हम कोई कार ले ले, उस पे मॉडल हो गया, ईयर हो गया और कलर हो गया। तो मॉड ईयर और कलर, मतलब ईयर और कलर एक दूसरे से तो इंडिपेंडेंट है। किसी भी ईयर में कोई भी कलर हो सकता है, लेकिन वो सब मॉडल नंबर पे तो डिपेंड है। इस मॉडल नंबर में जो इस साल में बना था उसका कलर ये था। ये हो गया हमारा फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। अब हमारा यही सारे नॉर्मल फॉर्म हो जाते हैं। तो अभी इसमें क्या पूछ रहा है, जो कौन सा ऐसा नॉर्मल फॉर्म है जिसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होती है। जिसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होती है तो अभी हमने पढ़ा था वो हमारा हो जाता है सेकेंड एनएफ। क्योंकि थर्ड एनएफ में तो हमारा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो गया। फर्स्ट एनएफ दिया ही नहीं हुआ है जो कि हमारा एटॉमिक वैल्यू था। बीसीएनएफ जो होता है सो बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म होता है। उसका ज़्यादा यूज हम मतलब ज़्यादा यूज हमारे में है भी नहीं, तो बीसीएनएफ को क्यों उतना देखना। और 4एनएफ तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट वाला हो गया जो कि 2 वैल्यू किसी तीसरे वैल्यू पे डिपेंड हो। चलिए तब अब हम आते हैं
नॉर्मलाइजेशन समझने के बाद इट टेबल हैज अ फील्ड F1 F2 F3 F5 विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंसी। F1 देखिए ये हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी हम ऐसे ही देख लेते हैं। F1 F3 पे है, F2 F4 पे है, F1 F5 पे है, मतलब सबका एक वैल्यू, मतलब सब एटॉमिक वैल्यू पे चल रहा है, तो इसका आंसर हो गया 1NF। अब आते हैं कौन सा ऐसा विच एसक्यूएल स्टेटमेंट रिट्राइव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। कौन सा ऐसा एसक्यूएल स्टेटमेंट है जो कि डेटा को डेटाबेस से रिट्राइव करता है। सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट या डिलीट। तो कौन सा ऐसा डेटा है जो डेटा से डेटाबेस को रिट्राइव करेगा। एसक्यूएल का क्वेश्चन है, ये होता है हमारा सेलेक्ट कमांड। हम जब सेलेक्ट कमांड लिखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल स्टूडेंट, इसका मतलब होता है, एस्ट्रिक का मतलब तो आप सब जानते हैं, ये ऐसे होता है। एस्ट्रिक का मतलब ऑल होता है, मतलब ये सारे डेटा जो होते हैं स्टूडेंट टेबल के, उससे ये रिट्राइव करना चाहता है, उसे वो लेना चाहता है। अब जब ऐसा है ना तो समझ लेना। इंसर्ट किसी भी वैल्यू को डेटाबेस में इंसर्ट करने का काम करता है। अपडेट जैसा नाम है, किसी भी डेटा को अगर हमें अपडेट करना हो तो हम इसके थ्रू अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। और डिलीट, डिलीट जब हम किसी डेटा को डिलीट करना चाहें तो वो हम डिलीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रिलेशन इन अ रिलेशनल डेटाबेस। इसमें से कौन सा डेटाबेस का रिलेशन नहीं है। वन टू मैनी, वन टू वन, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन, वो हो जाता है मैनी टू वन। मैनी टू वन जो है सो रिलेशनल डेटाबेस का रिलेशन नहीं है। अब व्हाट डज एसक्यूएल स्टैंड फॉर। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हमारे एसक्यूएल का ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हो सकता है ये एग्जाम में आए, तो एसक्यूएल का ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करना। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ईआर डायग्राम इनटू टेबल इज कॉल्ड। ईआर डायग्राम को जब हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं। हम क्या करते हैं, जब हमारे पास यूजर का रिक्वायरमेंट आता है तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस रिक्वायरमेंट को हम ईआर डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं, और ईआर डायग्राम को हम फिर टेबल में कन्वर्ट करते हैं। तो हम ईआर डायग्राम को जब हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो वो एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैपिंग, नॉर्मलाइजेशन, एग्रीगेशन और सेग्रीगेशन। उस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। उस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। रिलेशनल मॉडल कन्वर्जन को हम मैपिंग कहते हैं। रिलेशनल मॉडल कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, मैपिंग कहते हैं। जब हम ईआर डायग्राम को टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम मैपिंग कहते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रोल बैक इज ट्रू। रोल बैक मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे कि ये कोई डेटा है, यहाँ से यहाँ तक गया, कमिट, कमिट कर दिए, फिर इस डेटा को हम यहाँ से यहाँ गए लेकिन हमें लगा नहीं ये ठीक नहीं है, तो कमिट को हम फिर से रोल बैक करके यहाँ तक ले आते हैं। ये हो गया हमारे रोल बैक का फंक्शन। तो देखते हैं जो कौन सा सही है। रोल बैक सेव ऑल ट्रांजेक्शन, तो नहीं, ये गलत है। रोल बैक अंडर्स अनकमिटेड ट्रांजेक्शन, तो हाँ, देखिए ये तो कमिट हो गया, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन ये कमिट नहीं हुआ था और यहाँ तक हम प्रोसेस कर लिए थे और इसको हम बैक करना चाह रहे हैं, तो हम रोल बैक के थ्रू बैक कर सकते हैं। तो जो चीज कमिट नहीं हुआ तो रोल बैक के थ्रू हम उसको बैक कर सकते हैं, तो यस। रोल बैक कमिट ऑल ट्रांजेक्शन, नहीं। रोल बैक डिलीट द टेबल, नहीं। तो हमारा इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड स्टेट ऑफ ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन का स्टेट क्या होता है, तो ट्रांजेक्शन का स्टेट होता है एक्टिव स्टेट। एक्टिव से हम गए पार्शियली कमिटेड स्टेट, पार्शियली कमिटेड स्टेट से चल गया कमिटेड स्टेट, कमिटेड स्टेट से हम आ गए फेल्ड पे, फेल्ड से हम आ गए टर्मिनेट पे। तो ठीक है, तो इसमें कौन सा ऐसा है जो नहीं है। देखिए, एक्टिव, पार्शियली कमिटेड, फिर कमिटेड, फिर फेल्ड, फिर टर्मिनेटेड, तो इस सारे ऑप्शन में कौन सा है जो नहीं है, तो पेंडिंग। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच ऑपरेटर इज यूज टू चेक एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिकॉर्ड इन अ सब क्वेरी। कौन सा ऑपरेटर है जो कि
चेक करता है रिकॉर्ड को सब क्वेरी में है कि नहीं। इन एग्जिस्ट एनी बिटवीन एज अ नेम सजेस्ट, इसका नाम होगा एग्जिस्ट। कुछ चीजें ऐसे भी याद रखते हैं। एग्जिस्ट क्या करता है, रिटर्न ट्रू करता है इफ सब क्वेरी रिटर्न वन और मोर रो। ये बीपीएससी टीआरई 4.0 का क्वेश्चन है। तो एग्जिस्ट क्या करता है, रिटर्न करता है ट्रू को इफ द सब क्वेरी रिटर्न वन और मोर रो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ईआर मॉडल में कलेक्शन ऑफ एंटिटी दैट शेयर द सेम एट्रीब्यूट, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ एंटिटी। जब हम बहुत सारे एंटिटी सेट को मिलाते हैं तो हमारा एक एंटिटी बनता है। तो कलेक्शन ऑफ एंटिटी जो कि सेम एट्रीब्यूट हुआ, उसे हम कहते हैं एंटिटी सेट। यह डायग्राम में हम डायमंड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यह डायग्राम में हमने पढ़ा हुआ है जो हम डायमंड को रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल सॉरी रिलेशनशिप से। डायमंड को रिलेशनशिप से, ये हो गया इसका आंसर। अब इंटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटिटी को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। एट्रीब्यूट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एट्रीब्यूट को हम ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीजें याद रखने की चीजें हैं। यह डायग्राम में हम डायमंड जो रिप्रेजेंट करते हैं, देखते होंगे आप लोग ऐसे बना हुआ है, सॉरी ऐसे, एक नीचे भी है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये क्या है, ये एक रिलेशन ही है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट। तो ये नाम से भी, इसको भी मैं बता सकती हूँ, जो ये नाम से भी क्लियर है। सॉर्ट करते हैं, कैसे सॉर्ट करते हैं, हम ऑर्डर्ड बाय सॉर्ट करते हैं। कैसे सॉर्ट करेंगे, हम ऑर्डर्ड बाय सॉर्ट करेंगे। या तो असेंडिंग सॉर्ट होता है या तो डिसेंडिंग सॉर्ट होता है। which ensured that a complete transaction remained permanent even in case of the system failure। ये कौन इंश्योर करता है, जो कंप्लीट ट्रांजेक्शन जो है सो परमानेंट है अगर सिस्टम फेलियर हो गया। जब हम ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी करते हैं तो वो इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसी प्रॉपर्टी मतलब एटमोसिटी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी और कंसिस्टेंसी। एटमोसिटी क्या होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन या तो पूरा एग्जीक्यूट होगा या तो कोई भी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है, एटमोसिटी ये बोलता है। कंसिस्टेंसी क्या बोलता है, ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने से पहले तथा एंड होने के बाद अमाउंट का सम सेम होना चाहिए, ये हमारा कंसिस्टेंसी बोलता है। आइसोलेशन हमारा क्या बोलता है, आइसोलेशन बोलेगा पैरेलल ट्रांजेक्शन को एक सीक्वेंस में कन्वर्ट करके परफॉर्म करना चाहिए जिससे डेटा में इनकंसिस्टेंसी नहीं होती है। ड्यूरेबिलिटी, डेटाबेस में होने वाले सारे चेंज परमानेंट होने चाहिए ताकि उसके बाद कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फेल्योर होता है तो कंडीशन में डेटा लॉस ना हो। तो इससे अगर आप ध्यान से सुने होंगे मेरी बातें को तो आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर है हमारा ड्यूरेबिलिटी। Durability, the SQL statement to display unique value from a column, unique, distinct, different, filter। यूनिक वैल्यू डिस्प्ले करने का काम होता है हमारा डिस्टिंक्ट कमांड का। डिस्टिंक्ट कमांड क्या करता है, सबसे डिस्टिंक्ट होता है, ऐसे समझ लीजिए ये एक यूनिक वैल्यू को डिस्प्ले करता है। अब आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ट्रंकेटेड कमांड। अब ट्रंकेट कमांड के बारे में आप लोग जानते हैं, जो ये क्या करता है, जैसे कि ये हमारा टेबल है, मैं बता दे रही हूँ, एक बार कल भी मैं बताई थी। तो ये सारे डेटा को डिलीट कर देगा और ये जो स्ट्रक्चर है उसको छोड़ देगा, ठीक है। इट कैन बी रोल बैक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो नहीं। इट डिलीट वन रो एट ए टाइम, नहीं, ये तो सारे स्ट्रक्चर को कर देता है डिलीट। इट एक्टिवेट ट्रिगर, नो, इट इज द डीडीएल कमांड, ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। अभी मैं आप लोगों को बताई थी ट्रंकेटेड क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। और ट्रंकेटेड को ही टर्मिनेट भी कहते हैं, ड्रॉप, एल्टर, क्रिएट, ये सारे डीडीएल कमांड है। मैं बोली हूँ इससे क्वेश्चंस आएंगे, कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रोल बैक इज ट्रू। अब रोल बैक के बारे में भी मैं बता दी हूँ, जैसे कि ये ट्रांजेक्शन हुआ यहाँ से यहाँ, ये कमिट हो गया, उसके बाद फिर एक प्रोसेस हुआ यहाँ से यहाँ, लेकिन यहाँ कमिट नहीं हुआ तो हम रोल बैक करके यहाँ तक वापस आ सकते हैं, लेकिन कमिट हो गया तो नहीं आ सकते हैं। तो रोल बैक, क्या रोल बैक सेव ऑल ट्रांजेक्शन, नहीं। रोल बैक कमिट ऑल ट्रांजेक्शन, नहीं। रोल बैक डिलीट द टेबल, नहीं। तो रोल बैक अंडर कमिटेड ट्रांजेक्शन, यस। ये मैंने लग रहा है 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, बट इट्स ओके, आप लोग का रिवीजन हो गया।
अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड स्टेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ये भी 2 बार लग रहा है, रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर होगा आपका पेंडिंग। Which operator is used to check existence of record in a subquery? कौन सा होता है? वो होता है हमारा exist कमांड। ये सब रिपीट क्यों हो गया पता नहीं। In ER2 relational mapping, a multi-value attribute is represented by multi-value attribute। ER relational mapping में multi-value attribute को हम कैसे represent करेंगे? टेबल से, फॉरेन की से, composite attribute से या derived column से? तो उसे हम करेंगे a new relational table से। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट क्या करता है? स्टोर इन अ सेपरेट टेबल लिंक्ड वाया फॉरेन की। इन एडिशन टू रिमूविंग अनडिजायरेबल कैरेक्टर, नॉर्मलाइजेशन ऑल्सो एलिमिनेट। रिमूविंग अनडिजायरेबल, अगर अनडिजायरेबल कैरेक्टर आ गया तो हम इंसर्ट अपडेट डिलीट किसके थ्रू हम इसको डिलीट कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें हम सभी के थ्रू इंसर्ट अपडेट डिलीट किसी के थ्रू भी नॉर्मलाइजेशन में हम एनोमलीज को डिलीट कर सकते हैं। So redundancy is reduced in a database table by using abnormal, normal, special या none। तो by using normal form, redundancy को हम normal form के through delete कर सकते हैं। redundancy normalization का काम ही होता है redundancy को reduce करना। If a relation has a 4NF and no joint dependency, when it is joined, it should be lossful, lesser, lossless, full। It should be lossless considered 5NF। तो चलिए, आज थोड़ा मैं जल्दी में थी तो मैं आप लोग को जल्दी जल्दी मैं इसका एमसीक्यूज करा दी, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, मैं डिले नहीं करना चाह रही थी। तो आप लोग को अगर दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, मैं एक फिर से ले लूंगी इसका सेशन, वरना इसके ऊपर डीबीएमएस से आपके कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो।